हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ध्रुव राजपूत और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ वर्ल्ड के सबसे बड़े माउंटेन के बारे में, जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। जिसकी हाइट है 29,000 फीट और 8,800 मीटर्स। जिसमें अगर हम इमेजिन करना चाहें तो एक नॉर्मल मेल की हाइट होती है 6 फीट। अगर हम 6 फीट के 4,833 पीपल्स एक के ऊपर एक खड़े कर दे तो हम माउंट एवरेस्ट की हाइट इमेजिन कर सकते हैं। माउंट एवरेस्ट एक ऐसा पहाड़ है जिसकी हाइट 29,000 फीट है। उसके जैसे हम 28,000 फीट के ऊपर पहुंचते हैं तो हमारा जो ब्रेन है वो बहुत धीरे काम करना शुरू कर देता है। धीरे काम क्यों करना शुरू कर देता है? क्योंकि ऊपर प्रेशर बहुत कम हो जाता है। प्रेशर कम होने की वजह से हमारा लंग्स जो है वो ऑक्सीजन को अच्छी तरह एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। अब उसकी वजह से क्या होता है, जैसे कि हम नॉर्मल सी लेवल पे अगर जो माउंटेनियर्स होते हैं अगर वो अपने जूते पहने तो उनको लगते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट। लेकिन वहीं अगर वो 28,000 फीट की हाइट पे अपने शूज़ पहनना चाहेंगे तो उनको कम से कम भी आधा घंटा लग जाता है, क्योंकि उनका जो ब्रेन है वो अच्छी तरह काम नहीं करता। और एक बात ये भी है कि जो वो अपनी बात है बीच में भूल जाते हैं। जैसे कि मैंने कोई सेंटेंस सोचा मुझे बोलना है, मैंने सोचा कि मैं अपने साथ वाले साथी को बोलता हूँ, पर मैं बीच में ही वो बात भूल जाऊँगा कि मुझे क्या बोलनी थी। नेशनल ज्योग्राफिक रिसर्च टीम ने एक रिसर्च करी थी। उन्होंने क्या करा कि 28,000 फीट पे जो माउंटेनियर्स गए थे उन्होंने अपने बेस कैंप पे बैठ के उनको रेडियो से एक सिग्नल भेजा। उन्होंने एक सेंटेंस बोला और माउंटेनियर्स को बोला कि वो रिपीट करें। तो ये पाया गया कि जो माउंटेनियर्स थे वो 25% सेंटेंस भी दोबारा सही से रिपीट नहीं कर पा रहे थे। तो हम देखते हैं कि अभी तक कितने लोगों ने माउंट एवरेस्ट क्लाइम कर चुके हैं। तो अभी तक लगभग 4,000 पीपल्स ने सक्सेसफुली माउंट एवरेस्ट को क्लाइम कर चुके हैं वो। और हर साल लगभग 800 माउंटेनियर्स जाते हैं माउंट एवरेस्ट पे क्लाइम करने। तो बात ये आती है कि सबसे पहले माउंट एवरेस्ट किसने क्लाइम करा था। तो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट क्लाइम करा था एडमंड हिलेरी, जो कि न्यूजीलैंड से थे, और उनका एक शेरपा जिसका नाम था टेंजिंग नोरगे, जो कि नेपाल से था। उन्होंने क्लाइम करा था 29 मई को 1953 में फ्रॉम नेपाल साइड। अब जो माउंट एवरेस्ट की क्लाइंबिंग होती है वो 2 साइड से होती है, एक तो नेपाल साइड और एक तिब्बत साइड, जो कि चाइना का हिस्सा है। शेरपा क्या होता है? शेरपा एक हेल्पिंग हैंड होता है माउंटेनियर का। अगर हम शेरपा के बारे में और जानना चाहें तो शेरपा क्या काम करता है? शेरपा सेटअप बेस कैंप। हमारा बेस कैंप जो होता है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने से पहले उनको बेस कैंप में जाना होता है। तो शेरपा लोग बेस कैंप को सेट करके रखते हैं और वो ऊपर बेस कैंप से ऊपर जाने तक का सब रूट ढूंढ के रखते हैं शेरपा। पूरे रास्ते में रोप्स भी शेरपा ही लगाते हैं, खाना शेरपा बनाते हैं, और जो माउंटेनियर्स होते हैं उनका लगभग सामान शेरपा ही उठाते हैं। माउंटेनियर्स को बस खुद चल के जाना होता है ऊपर। तो हमने देख लिया कि माउंट एवरेस्ट को सबसे पहले किसने क्लाइम करा था। अब बात आती है कि सबसे ज़्यादा बार माउंट एवरेस्ट को किसने क्लाइम करा है, मतलब सबसे ज़्यादा किसने चढ़ा है। तो 2 शेरपा के पास ये रिकॉर्ड है, जिनका नाम है आपा शेरपा और फूरबा ताशी शेरपा, जो कि दोनों नेपाल से ही है। और उन्होंने माउंट एवरेस्ट को 21 टाइम्स स्केल कर रखा है। 21 बार चढ़ चुके हैं वो माउंट एवरेस्ट के टॉप पर। अब अगर हम माउंट एवरेस्ट को स्केल करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? तो पहली बात तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के 18 डिफरेंट रूट्स हैं, जैसे कि साउथ कोल, नॉर्थ ईस्ट रिज, स्टैंडर्ड बीइंग दी मोस्ट पॉपुलर। ये 2 है जो मोस्ट पॉपुलर है। तो अगर हम माउंट एवरेस्ट को स्केल करना चाहें तो हमारे पास 3 स्टेजेस में हम माउंट एवरेस्ट को स्केल करते हैं। स्टेज 1 होती है कि जहाँ पे हम बेस कैंप तक पहुँचते हैं। बेस कैंप तक पहुँचने में हमें अराउंड 8 to 10 डेज लग जाते हैं। स्टेज 2 आती है हमारे पास में, जिसमें हम अपनी बॉडी को एक्लेमेटाइज करते हैं। जैसे कि ऐसा नहीं होता कि हम बेस कैंप से सीधा एवरेस्ट की टॉप पे एक बार में पहुंच जाए, बल्कि होता ये है कि पहले हम बेस कैंप से कैंप नंबर 1 तक जाते हैं, फिर 2 to 3 नाइट्स हम वहाँ पे गुजारते हैं ताकि हमारी बॉडी एक्लेमेटाइज हो जाए उस सराउंडिंग के लिए। फिर हम दोबारा से बेस कैंप पर आते हैं, फिर हम जाते हैं कैंप 2 पे। कैंप 2 पे हम 3-4 नाइट्स गुजारते हैं। फिर हम नीचे आते हैं, फिर हम जाते हैं कैंप 3 पे। कैंप 3 पे 3-4 नाइट्स गुजार के फिर वापस आते हैं बेस कैंप में।
फिर हम लास्ट में जाते हैं टॉप पे। तो जो एक कैंप 1 से दोबारा बेस कैंप में, 2 से दोबारा बेस कैंप, 3 से दोबारा बेस कैंप में हमें 30 to 45 डेज़ लग जाते हैं। फिर उसके बाद हमें 10 डेज़ का वेट करना पड़ता है वेदर की रिपोर्टिंग के लिए कि कब हमारा वेदर सही है टॉप पे जाने के लिए। फिर स्टेज 3 होती है जिसमें हम टॉप पे जाते हैं, जिसमें हमें 5 दिन लगभग जाने में लग जाते हैं, 5 दिन लगभग आने में। अब अगर हम बात करें कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का बजट क्या आता है, तो बजट अगर ट्रेनिंग के बाद हम देखें तो 25 to 35 lakhs आ जाता है एक कंपनी जो लेती है किसी माउंटेनियर से ऊपर जाने के लिए, टॉप तक जाने के लिए, वो लेते हैं 25 से 35 लाख तक। अगर कोई नेपाल कंपनी होगी, लोकल कंपनी, तो वो ले सकती है, हमारी लेस चार्ज कर देती है थोड़ा। लेकिन अगर वहीं पे वेस्टर्न कंपनी होगी तो वो लेगी 35 से 40 लाख तक ले सकती है। और इसकी ट्रेनिंग के लिए हमें लगते हैं 5 to 10 लाख, और एक्स्ट्रा 5 लाख हमें लगते हैं क्लोथ्स के लिए, जो कि सूट होते हैं उनके, स्लीपिंग बैग और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें उनके लिए जो होती है। फिर यहीं पे एक आती है वीवीआईपी क्लाइंबिंग। वीवीआईपी क्लाइंबिंग में क्या होता है कि हमारे साथ वीडियोग्राफर चलता है, कुक चलता है, और अनलिमिटेड हमें ऑक्सीजन मिलती है। पर जो उसका प्राइस है वो हाई हो जाता है, वो हो जाता है 80 to 85 lakhs। और अगर हम इसमें बजट तो बहुत आई है, इसमें अगर हम स्पॉन्सरशिप का ट्राई करते हैं तो स्पॉन्सरशिप हमें नहीं मिल पाती, क्योंकि कोई कंपनी किसी को स्पॉन्सर नहीं करती, मतलब बहुत मुश्किल होती है स्पॉन्सरशिप। तो इसमें अच्छा ये रहेगा कि स्पॉन्सरशिप पर ना डिपेंड रह के अपने खुद के पैसों पर डिपेंड रहे तो ज़्यादा सही है। फिर हम देखते हैं कि मोस्ट डेथ्स कहाँ पे होती है माउंट एवरेस्ट पे, मतलब सबसे ज़्यादा लोग कहाँ मरते हैं। तो पहली बात तो ये कि जो साइंटिस्ट ने, इसकी हाइट है 29,000 फीट, तो साइंटिस्ट ने बता रखा है कि 26,000 के ऊपर डेथ जोन है। मतलब डेथ जोन मतलब वहाँ पे ह्यूमन बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकती। मतलब अगर हम कहीं पे भी 26,000 फीट के ऊपर होंगे तो हम अपनी डेथ के ज़्यादा क्लोज होंगे देन लाइफ। तो 26,000 फीट के ऊपर हम बोलते हैं डेथ जोन। और जो मोस्ट डेथ्स होती है वो ऊपर जाते वक्त नहीं, बल्कि नीचे आते वक्त होती है। अब होता क्या है कि जैसे कोई ऊपर जा रहा है तो उसको दिखते है कि टॉप आने वाला है माउंट एवरेस्ट का, तो उसको एक एड्रेनलिन रश मिलता है, तो उसकी वजह से वो अपनी ज़्यादा एनर्जी लगा देता है कि टॉप तो आने वाला है, पहुँचने वाले हैं हम। तो जैसे वो टॉप पे पहुँचते तो उसके अंदर बहुत कम एनर्जी बची रहती है, तो उसको सोचता है वो फिर कि अब नीचे भी जाना है, तो इसकी वजह से वो नीचे नहीं आ पाते, थक जाते हैं और उनको एक हार्ट अटैक आ जाता है। नीचे जाते हैं रास्ते में वो बैठ जाते हैं। अब अगर हम बात करें ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग इसमें दोनों ज़रूरी है, मेंटल ट्रेनिंग एंड फिजिकल ट्रेनिंग। फिजिकल ट्रेनिंग में हमारा फिट होना बहुत ज़रूरी है, और मेंटल ट्रेनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ के लिए। फिजिकल ट्रेनिंग में क्या, हमारी जो रेस्टिंग हार्ट बीट होती है, देखा गया कि जो सक्सेसफुल क्लाइंबर्स होते हैं उनकी रेस्टिंग हार्ट बीट लेस देन 40 होती है, और जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की हार्ट बीट होती है वो 60 to 80 हर्ट्ज होती है, 60 to 80 होती है। अब हम बात करते हैं कि माउंट एवरेस्ट पे जाने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। तो नंबर 1 प्रॉब्लम आती है हमारे पास में एवलांच। एवलांच क्या होता है कि जैसे अगर हम एक स्टेडियम का साइज़ ले लें और स्टेडियम के साइज़ में आइस भर दे और उसको बहुत ऊपर से फेंक दे किसी आदमी के ऊपर, तो ये होता है एवलांच। मतलब बहुत तेज हिट करेगा उसको, और हिट करते ही क्या होता है, जैसे कि कोई आदमी माउंटेनियर है और वो खड़ा है और उसको किसी एवलांच ने हिट कर दिया, तो वो उसके ऊपर 2 to 3 फीट तक बर्फ़ जम जाती है। अब उसको ये होता है कि पता नहीं चलता कि ऊपर की साइड कौन सी है, वो 2 से 3 फीट बर्फ़ के नीचे दब जाता है, तो उसको पता नहीं चलता कि ऊपर की साइड कौन सी है, तो उसमें निकलना मुश्किल हो जाता है, इसलिए रेस्क्यू टीम की उसमें ज़रूरत पड़ती है। फिर जो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास में आती है वो आती है फ्रॉस्ट बाइट की। फ्रॉस्ट बाइट में क्या होता है कि हमारे कुछ पार्ट्स, जैसे हम माउंटेन पे चढ़ रहे होते हैं तो हमारे कुछ बॉडी पार्ट्स को, जैसे कि पैरों की उंगलियां, हाथों की उंगलियां, इनको हमारी बॉडी ब्लड सप्लाई करना बंद कर देती है। क्योंकि जो उस वक्त मेन इंपॉर्टेंट होता है वो ज़रूरी होता है हमारे ब्रेन में ब्लड जाना, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उसके बिना हम जी नहीं सकते। पर अगर हमारी कोई उंगली का लॉस हो गया तो उसके बिना हम जी सकते हैं। तो इसलिए हमारी बॉडी खुद ही ऐसा मैकेनिज्म है उसका कि वो ब्लड वहाँ पे सप्लाई करना बंद कर देती है। तो उससे क्या होता है, उनकी उंगलियाँ काली या फिर नीली पड़नी शुरू हो जाती है। उसके बाद वो काम नहीं कर पाती, क्योंकि उसमें जो भी उनके सेल्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं।
फिर जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है एवरेस्ट पे देखी जाती है वो है शिट प्रॉब्लम की। अभी तो इस प्रॉब्लम को ज़्यादा नहीं देखा जा रहा है, पर धीरे धीरे जैसे माउंटेनियर्स आगे जाते जाएंगे ये प्रॉब्लम और बड़ी होती जाएगी। जैसे बेस कैंप में तो वहाँ पे शिट करने के लिए जगह होती है, पर जैसे वो कैंप 1, 2, 3, 4 पे जाते हैं वहाँ पे शिट करने के लिए कोई जगह नहीं होती। तो वो क्या करते हैं, आइस और स्नो से एक सर्कुलर अपनी एक जगह बनाते हैं और उसके ऊपर शिट कर देते हैं। तो वहाँ पे शिट जमा होती जा रही है। और होता क्या कि इसमें मेन प्रॉब्लम क्या है कि ये जो ग्लेशियर है, माउंट एवरेस्ट पूरा ग्लेशियर है, तो इसके पानी पे कई लोग डिपेंड रहते हैं। तो जैसे ये पानी आता है इसके नीचे तो पॉल्यूटेड पानी लोगों को मिलता है। फिर एक और प्रॉब्लम होती है एवरेस्ट पे जाके, किसी भी पहाड़ पे जाके, बल्कि वो प्रॉब्लम होती है हाइपोथर्मिया और हाइपोक्सिया की। जैसे कि एक इंसिडेंट है, मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था कुंतल जोशर का, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मैं उसमें देख रहा था कि वो एक बार मानसलू नाम के माउंटेन पे गए थे, उनके साथ एक जर्मन माउंटेनियर भी था। तो जैसे वो टॉप पे जाने वाले थे तो बहुत हाइट पे थे, 28,000 फीट की हाइट पे। तो उनका जो इनको साथ एक जर्मन माउंटेनियर था, तो उसको हो गया हाइपोथर्मिया एंड हाइपोक्सिया। अब हाइपोथर्मिया क्या होता है, हाइपोथर्मिया में हमारी बॉडी लोअर टेम्परेचर हमारी बॉडी का लोअर होने लग जाता है। तो उसकी वजह से जैसे टेम्परेचर लोअर होगा तो हमें गर्मी लगने लग जाती है उसमें। और हाइपोक्सिया क्या होता है, हाइपोक्सिया होता है जब हमारे ब्रेन को कम ऑक्सीजन मिलती है। तो जब हमारे ब्रेन को कम ऑक्सीजन मिलती है तो हमारा ब्रेन स्वेल होना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से हमें हेल्यूसिनेशन होती है। तो उसमें क्या हुआ था कि जो उनके साथ जर्मन माउंटेनियर गया था उस लग रहा था कि वो एक बीच पे बैठा और वो अपने सारे कपड़े उतारने लग गया था। तो उसके शेरपा ने उसके सामने हाथ भी जोड़े कि ऐसा मत करो वरना मर जाएंगे यहाँ पे। पर वो अपने शेरपा को उल्टा मार रहा था और बोल रहा था कि नहीं हम बीच पे है अभी। तो बड़ी मुश्किल से 2-3 लोगों ने फोर्स करके उसको कपड़े पहनाए और नीचे लाया गया उसको। और जो एवरेस्ट का कैंप था, एवरेस्ट का जो बेस कैंप है वो पता है कहाँ बनाया गया, जो फर्स्ट माउंटेनियर्स थे जो कि थे हिलेरी और नॉर्गे, जहाँ पे वो 2 महीने पहले रेस्ट कर रहे थे माउंटेन में फर्स्ट टाइम जाने से पहले, उसी जगह को बेस कैंप बनाया गया। तो गाइस अब मैं आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ जो कि है कुंतल जोशर का, जो कि वर्ल्ड्स फर्स्ट वीगन माउंटेनियर है। तो वो अपनी समिट पे जा रहे थे एवरेस्ट की। तो टाइम था 25 अप्रैल 2015 का। तो अपने बेस कैंप में थे, अभी जाने वाले थे। तो उनकी होने वाली थी। तो अचानक से क्या हुआ, एक अर्थक्वेक आया वहीं पे नेपाल साइड में। तो उसकी वजह से हुआ क्या कि एक एवलांच आ गया और एवलांच में देखा कि वो अपने कैंप से बाहर निकले। तो उन्होंने देखा कि लोग क्या कर रहे हैं, एवरेस्ट की तरफ भाग रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि लोग पागल हो गए, जो एवलांच आ रहा है और एवरेस्ट की तरफ भाग रहे हैं। पर उन्होंने देखा कि जो एवलांच आ रहा है वो एवरेस्ट की दूसरी साइड से आ रहा है। तो फिर उन्होंने देखा कि वो बहुत मैसिव एवलांच था। अगर उन्होंने मान लिया था कि 100% उनकी डेथ हो जाएगी वहाँ पे। तो फिर क्या, वो एक कैंप के पीछे जाके छुप गए। तो उसमें क्या हुआ, जैसी एवलांच पास हुआ तो 10 सेकंड बाद उन्होंने ट्राई करा कि ऑक्सीजन लेने के लिए। तो जैसे उन्होंने सांस ली तो उनको ऑक्सीजन नहीं आई ज़रा सी भी। तो उन्होंने सोचा कि मैं थोड़ा पैनिक में आ गया। तो उन्होंने सोचा काम करता हूँ फिर ऑक्सीजन लूँगा। तो थोड़े काम हुए, फिर उन्होंने ऑक्सीजन, तो उनको फिर ऑक्सीजन नहीं आया। तो बता रहे थे कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे मुँह पे किसी ने पॉलीथीन रख दी हो और उसको दबा दिया हो। तो फिर उनके साथ एक था जर्मन माउंटेनियर। तो उन्होंने क्या करा कि अपने जैकेट के अंदर पॉकेट थे, तो उनके अंदर एयर फिल हो रखी थी। तो उन्होंने उनको बोला कि आप मेरी जैकेट के अंदर आके ऑक्सीजन ले लो। तब जाके उनको ऑक्सीजन आई वहाँ पर। गाइस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर बताएं, और क्या आप माउंट एवरेस्ट पर जाना चाहेंगे ये भी कमेंट कर जरूर बताएं। थैंक यू।